हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, बजट पेश करने किए जाने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था की क्या गतिविधि रही, क्या स्थिति रही, किस तरह का परफॉर्मेंस रहा अर्थव्यवस्था में विभिन्न सेक्टर्स का, इनका जिक्र किया जाता है विस्तार पूर्वक, ताकि बजट पेश करने में आसानी हो। तो आइए हम लोग देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में बिहार की अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या क्या जरूरी बातें दी गई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यह जो सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है 2021-22, यह क्या है? यह 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है। सबसे पहला और जरूरी आपको ध्यान में रखना है, 16th इकोनॉमिक सर्वे बिहार का है। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 13 चैप्टर्स हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से, सेक्टर से जुड़े हुए हैं। एक अच्छी बात जो देखने को मिल रही है वो ये कि लॉकडाउन के प्रभाव के कारण बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में भले ही कम रहा, 2.5% रहा, अर्थात 2.5% स्टेट आप कह सकते हैं जीडीपी में ग्रोथ जो हुआ है स्टेट जीडीपी में वह 2.5 है। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय औसत से बेहतर इसको मानेंगे तब जब आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में वस्तुतः 7.5% सिकुड़ गई थी, अर्थात निगेटिव गई थी। जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वह आप कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर वह निगेटिव गया था, जबकि आप देखते हैं बिहार के संदर्भ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वह उसमें 2.5% की बढ़ोतरी। तो इस हिसाब से मैंने कहा कि यह एक सकारात्मक संकेत है। फिर अब जरा हम देखें वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितना रहा? 50,555 रुपये, जबकि भारत की जो है प्रति व्यक्ति आय कितना? 86,659। तो आप देख रहे हैं वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 50,555 रुपया। अब डिफरेंट सेक्टर्स में बिहार में ग्रोथ रेट कैसा रहा, जरा इसको भी देख लें। इस सर्वेक्षण में दिया गया स्पष्ट रूप से 2016-17 से 2020-21 तक का जो दिखाया गया है ग्रोथ रेट, वह प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में कितना है ग्रोथ रेट? 2.3%, सेकेंडरी सेक्टर में 4.8% और टर्शियरी सेक्टर में सबसे अधिक कितना रहा? 8.5%। वार्षिक दर से यह बढ़ा है, अर्थात 5 वर्षों में 2016-17 से 2020-21 के बीच प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ रेट यहाँ आपके सामने 2.3, 4.8 और 8.5%। ये रहा 5 वर्षों में 3 सेक्टर्स में ग्रोथ रेट। अब यह तो स्पष्ट है कि लॉकडाउन था, कोविड महामारी की वजह से लॉकडाउन था, तो पूरी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ही खतरे में थी। जाहिर सी बात है कि बिहार की अर्थव्यवस्था भी निश्चित रूप से प्रभावित हुई। लेकिन आप देखेंगे एक अच्छी बात ये कि 2020-21 में राज्य सरकार का जो कुल व्यय वह 13.4% से बढ़कर कितना हो गया? 1,65,696 करोड़। यह जो सरकार का कुल व्यय बढ़ा है, कुल व्यय बढ़ना ऐसे सुनने में लगता है कि कुल खर्च ज्यादा हुआ है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में खर्च ज्यादा होता है तो उसका एक फायदा यह भी होता है कि अर्थव्यवस्था के एक्सपेंशन में वृद्धि होती है, अर्थात आर्थिक गतिविधियों में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, क्योंकि सरकार अधिक से अधिक निवेश करती है। तो आप देखिए इसमें से 26 करोड़ से अधिक रुपए पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर था और राजस्व व्यय कितना था? 1,39,493 करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 1,93,493 करोड़ और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 26,203 करोड़। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो तो है कि डे टू डे खर्च के लिए होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
जिसमें विकास की गुंजाइश कुछ कम रहती है, जैसे सैलरी पेंशन वगैरह है, तो उसमें राजस्व व्यय, वो सारे जो व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो पूंजीगत व्यय है, निश्चित रूप से पूंजीगत व्यय का हमें लाभ होता है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि में, आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि में इसका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बात और हम देख लें इस इकोनॉमिक सर्वे में 2020-21 में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर राज्य सरकार का व्यय जो है वह बढ़ा है। कितना बढ़ा है? सामान्य सेवाओं में 11.1% की बढ़ोतरी, सामाजिक सेवाओं सोशल सर्विस में 10.4% की वृद्धि और आर्थिक सेवाओं में 10.8% की वृद्धि हुई है। अर्थात डिफरेंट सेक्टर्स में जो एक्सपेंडिचर है वह बढ़ाया गया है, जो बतलाता है कि सरकार विभिन्न सेक्टर्स के लिए और अधिक निवेश कर रही है ताकि उसका लाभ अर्थव्यवस्था को भी मिले, साथ साथ जो सोशल सेक्टर्स हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनको भी मिले। अब आइए देखते हैं आगे और क्या स्थिति है। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार में जो कृषि है, कृषि अर्थव्यवस्था है, यहाँ तो जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था है और कृषि अर्थव्यवस्था यहाँ की बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो बिहार में कृषि और उसके एलाइड एक्टिविटीज में निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। और यह परिवर्तन सबसे पहले किस रूप में हम देखते हैं? तो सकल शस्य क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे GCA, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जो 2019-20 में कितना था? 72.97 लाख हेक्टेयर था। और फसल सघनता, क्रॉप इंटेंसिटी कितनी थी? 1.44%। गत 5 वर्षों में कृषि एवं एलाइड एक्टिविटी में क्या ग्रोथ रेट रहा है? 2.1% की वार्षिक वृद्धि दर रही है। इसका मतलब है कि कोरोना का जितना असर हुआ है बाकी सेक्टर्स पे, उसके मुकाबले एग्रीकल्चर सेक्टर पे कम हुआ है। दूसरी बात, जैसे पशुधन एवं मत्स्य पालन में भी वृद्धि दर्ज की गई। कितना? 10% और 7%। इसके अलावा एक और बात देख लें हम लोग, 2021-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 17.95 लाख टन होने का अनुमान है। अर्थात अब तक का जो रहा है कुल खाद्यान्न उत्पादन, उसमें निश्चित रूप से एक निर्णायक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। यह कितना है? 17.95 लाख टन 2020-21 में इतना उत्पादन होने का अनुमान है। अब जरा देख ले हम कि और किसी सेक्टर में वृद्धि हुई है। तो 2020-21 में 6.83 लाख टन मछली का उत्पादन होने से राज्य क्या हो गया है? मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, ऑलमोस्ट सेल्फ रिलायंट हो गया। अब इस मछली से किसी दूसरे राज्य से आयात नहीं करना होगा, नहीं मंगाना होगा, नहीं खरीदना होगा। दूध उत्पादन, कुल उत्पादन कितना 2020-21 में रहा? 115.01 लाख टन। एक और जो आप कह सकते हैं डेवलपमेंटल स्टेप लिया गया, वो क्या? कृषि क्षेत्र के और अधिक विकास के लिए कृषि विभाग द्वारा एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया गया। उसका नाम क्या है? बिहान ऐप। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं। बिहान ऐप है जो किसके लिए है? कृषि सेक्टर के लिए है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे डिजिटल उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है बिहान ऐप। बी, नॉट वी। अब आइए देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या स्थिति रही। तो हाल के वर्षों में आशाजनक औद्योगिक विकास हुआ। बिहार में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक नीतिगत उपाय किए हैं और समर्पित संस्थानों की स्थापना भी की है। अब 2017 से 2021 के बीच में राज्य को कुल 54,761 करोड़ रुपए निवेश के 1918 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चलिए, निश्चित रूप से भले ही निवेश वास्तव में न हुआ हो, लेकिन निश्चित रूप से एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, सकारात्मक संकेत है। अब जरा देख लें कि इन्वेस्टमेंट के ख्याल से वो कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे अधिक आकर्षक हैं। तो 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग बिहार में हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। वो है इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग, जिसको खाद्य प्रसंस्करण बोलेंगे, और तीसरा नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। और सरकार जो है इथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति भी
सरकार ने सूत्रबद्ध की है। इसके अलावे सरकार ने ऑक्सीजन प्रोत्साहन नीति 2021 को भी लागू किया है। अब जरा देखें और किस किस सेक्टर में क्या स्थिति है। तो राज्य सरकार राज्य में कामकाजी उन वाले लोगों की बड़ी संख्या और उनमें से अधिकांश को कृषि सहित अनौपचारिक क्षेत्र में लगा देखते हुए राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। चलिए, अर्थात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एक्टिवेट करने के लिए और तेज करने के लिए सरकार कुछ योजनाएं शुरू कर रही है, जिससे क्या होगा, जिसका फायदा मिलेगा प्रवासी मजदूर को, बाल मजदूर को, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं जो मजदूर, उनको सबसे अधिक फायदा होगा। और इसीलिए 4 लाख से अधिक मजदूरों का नाम रजिस्टर्ड किया गया है एम्प्लॉयमेंट में के लिए। निश्चित रूप से एक अच्छा स्टेप है, सकारात्मक कदम है। साथ साथ 11.10 लाख निर्माण मजदूरों को 538 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है, जो निश्चित रूप से सरकार का जो मजदूरों के प्रति जो एक सहानुभूति और संवेदनशीलता है वह स्पष्ट करता है। यही नहीं, बीपीएससी में भी लगभग 4586 वैकेंसीज हैं, वो पिछले 4 साल में देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले इतनी वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी। अब देखते हैं आगे क्या है। परिवहन विभाग ने नागरिक हितैषी सेवाओं, पथ सुरक्षा आदि में सुधार लाने के लिए हाल के वर्षों में अनेक पहल किए हैं। जैसे 2018 से 20 के बीच में बिहार सरकार को अर्थात 3 वर्ष में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। अर्थात निश्चित रूप से जो आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार ने कुछ बेहतर काम किया है, तभी तो ये 5 अवार्ड मिले हैं पिछले 3 सालों में, 2018 से 20 की अवधि में। और यही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर देखने को मिला है। 2011 से 20 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि दर कितना, 14.4% वृद्धि दर। किस अवधि में, 2011 से 20 के बीच में। किन क्षेत्रों में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में और कम्युनिकेशन सेक्टर में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है 2011 से 20 के बीच में। क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, खासकर सड़क एवं पुल में सरकार ने सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट किया है। और यही कारण है कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की लंबाई के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है। मतलब कितना है, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल सड़क की लंबाई बिहार में कितनी है, 30.86 किलोमीटर है। यह डेटा याद रखेंगे। नंबर 1 पे केरल है, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल है और नंबर 3 पे हमारा बिहार है, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क की लंबाई। जिसमें ग्रामीण सड़क नेटवर्क है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और 1,02,306 हो गया है ये। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और खासकर सड़क पुल निर्माण में बिहार सरकार ने काफी कुछ निवेश किया है और उसका स्पष्ट फायदा भी मिला है। अब जहां तक ऊर्जा की बात है तो वह भी देख लेते हैं। राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 में कितनी थी, 203 किलोवाट आवर। वह बढ़कर 2020-21 में कितनी हो गई है, 350 किलोवाट आवर। अर्थात परीक्षा में पूछे कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है वर्तमान में, तो जो डेटा है यह लेटेस्ट डेटा, इसको आप मानेंगे। बल्कि इसमें कोई भी डेटा जो है वो लेटेस्ट ही मानेंगे, क्योंकि जो डेटा उपलब्ध है सरकार द्वारा वह इसमें दिया गया है। तो 2020-21 में कितना है प्रति व्यक्ति बिजली खपत, 350 किलो वाट प्रति व्यक्ति। तो यह है बिजली खपत, जो निश्चित रूप से बढ़ा है। कितना आप देख रहे हैं, 47 किलोवाट प्रति घंटा प्रति व्यक्ति बढ़ा है। 6 वर्षों में इसमें कितनी वृद्धि हो गई है, 72.4। और यहाँ पीक डिमांड कितना है, 109.5%। अर्थात पीक चरम मांग की पूर्ति भी लगभग 109.5% बढ़ोतरी हुई है। अर्थात पीक डिमांड जो है बिजली के पीक डिमांड बिहार में, उसमें भी 109.5% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि बिहार में बिजली की स्थिति भी पहले से सुधरी है। अब जरा देख लें राज्य में बिजली की कुल खपत 2016-17 में कितनी थी,
21.6 अरब यूनिट थी, जो अब 2020-21 में बढ़कर 31.4 अरब यूनिट हो गई है कुल खपत। यह डेटा भी आप याद रखेंगे। अर्थात 4 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई? 45% से भी अधिक वृद्धि हुई है। अब राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2019-20 में उत्पादन क्षमता यहाँ कितनी थी? 60.73 अर्थात 6073 मेगावाट। और अब यह बढ़कर कितना हो गया है? कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 6422 अर्थात 6422 मेगावाट हो गया है कुल विद्युत उत्पादन क्षमता। इसको भी ध्यान में रखेंगे। कितनी बढ़ोतरी हुई? 5.7% की वृद्धि हुई है। अब आगे देखते हैं पॉपुलेशन के संबंध में। तो आप देख रहे हैं क्या है यहाँ पे वित्तीय समावेश योजना के तहत जीविका ने 11 लाख से अधिक स्वयंसेवा समूहों को कम खर्च में बीमा आच्छादन का संपर्क कराया है। अर्थात रूरल एरिया के लिए भी सरकार निश्चित रूप से, और खासकर जो बैंकिंग सेक्टर है वह काफी एक्टिव है, और मनरेगा का निश्चित रूप से इसमें काफी रोल है, क्योंकि मनरेगा के माध्यम से जो आमदनी लोगों की बढ़ रही है उससे रूरल एरिया में कम से कम लोगों को कुछ राहत मिल रही है। रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 2016-17 में कितना था? 22.9 लाख। वह उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? 132.2% की बढ़ोतरी हुई है। और मनरेगा के माध्यम से जो रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई है? अब 51 लाख हो गई है। ध्यान रखना है। फिर एक योजना है क्या? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। इसका क्या लक्ष्य है? सभी गांवों में सौर प्रकाश व्यवस्था स्थापित करना। याद रखना है इस योजना का लक्ष्य क्या है? सभी गांव में सोलर एनर्जी प्रोवाइड करना। अब आइए आगे देखते हैं अदर सेक्टर्स में क्या स्थिति है। तो जब अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो 2011 में की जो जनगणना हुई थी तो उसके मुताबिक बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना था? मात्र 11.3% था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा शहरी केंद्र को पुनर्भाषित करने का निर्णय लेने के बाद राज्य में जो अर्बनाइजेशन का है स्तर हो गया है, वो कितना हो गया है? 15.3%। याद रखना इस डेटा को, महत्वपूर्ण है। अर्थात अर्बनाइजेशन का जो परसेंटेज है वह 11.3 से बढ़कर कितना हो गया है? 15.3 हो गया है। अब देखिए बैंकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या स्थिति है, वह कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो बिहार में बैंकिंग क्षेत्र में मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व है। चलिए यह बात सही है, लेकिन हाल के बैंकिंग जो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। अर्थात प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी अपने ब्रांच नए नए खोल रहे हैं, और राज्य में बैंकों का 277 नया ब्रांच खुला हुआ है, जिसमें सबसे अधिक ब्रांच किसने खोला है? तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोली गई कितना? 1.15 ब्रांच खोला गया है, और दूसरा बाकी 92 ब्रांचेज जो खोले गए हैं वह प्राइवेट सेक्टर के बैंक द्वारा। अब एक और खास बात है, बिहार में जो ऋण जमा डेट कैपिटल रेशियो जो है, बिहार में ऋण जमा अनुपात 2019-20 में कितना था? 36.1% था, जो बढ़कर 2020-21 में कितना हो गया है? 41.2% हो गया है। इसको ध्यान रखना है। जबकि अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो ऋण जमा अनुपात 76.5 से घटकर 71.7% हो गया। अर्थात ऋण जमा अनुपात जहां केंद्र स्तर पर घट रहा है, वहीं हमारे बिहार में यह बढ़ा है। अब देखें जरा किसान क्रेडिट कार्ड की क्या हालत है। तो बिहार में 2020-21 में 2.51 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। अर्थात जो गत वर्ष से 51% अधिक है। अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या भी बढ़ी है, और अच्छी खासी बढ़ी है। वह कितना हो गया है? वह हो गया है 2.51 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड। कब? 2020-21 में। अर्थात एक वर्ष में 2.5 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। यही नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की स्थिति अगर देख लें तो मार्च 2020 में यह कितना था? जो 14.9% था, जिसमें कमी आई है। अब यह हो गया है 11.8%। अर्थात बिहार में जो अनिष्पादित परिसंपत्तियां हैं बैंकों की, उसमें भी कमी आई है। निश्चित रूप से है एक सकारात्मक
आप कह सकते हैं संकेत है। अब देखिए जरा सोशल सेक्टर में क्या खर्च की स्थिति है। तो राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 में कितना था? 34.4% था और 2020-21 में बढ़कर 44%, अर्थात सरकार सोशल सेक्टर के लिए काफी कंसर्न है। और 34% के मुकाबले 2020-21 में इसमें जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, वह बढ़ा दिया गया। वो कितना हो गया है? 44% हो गया। अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र के लिए, अर्थात क्षेत्र में अब सरकार अधिक खर्च कर रही है। और इससे सबसे अधिक लाभ देखिए किसको हुआ है? जैसा मैंने बताया, हेल्थ सेक्टर को और एजुकेशन सेक्टर को। तो सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, खर्च ज्यादा हो, तो उससे हेल्थ और एजुकेशन दोनों को फायदा होता है। और यही दोनों जो है आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्टर्स होते हैं और अर्थव्यवस्था के आधार का काम करते हैं। अब अगर बिहार में शिशु मृत्यु दर की बात करें तो अभी वर्तमान में कितना है? 29 मृत्यु है प्रति 1000 जीवित प्रसव पर। अर्थात 1000 जो जन्म लेते हैं बच्चे उसमें 29 की मौत हो जाती है। अभी जो है आप कह सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वह 29 पर 1000 है। और अगर आप नेशनल लेवल पे देखें तो यह 30 पर 1000 है। अर्थात नेशनल लेवल से लगभग बराबर ही आप कह सकते हैं इसको। अब जरा देखें और क्या है डेवलपमेंट इस आर्थिक सर्वेक्षण में, और क्या डेवलपमेंट दिखाया गया है। बाल विकास से जब तक बाल विकास से शुरुआत नहीं हो सकती तब तक मानव विकास संभव नहीं। सही बात है। अगर चाइल्ड डेवलपमेंट ना हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? तो हम जहां तक देखते हैं बाल विकास पर अगर खर्च की बात करें तो यह खर्च भी वार्षिक वृद्धि दर बढ़ा है। अर्थात बच्चों के डेवलपमेंट में जो खर्च किया जा रहा है उस खर्च में भी 22.7% की वृद्धि की गई है। उसके अलावा शैक्षिक अधोसंरचना के अंदर जो कार्यशील पेयजल की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, सभी प्रकार के विद्यालयों में आप कह सकते हैं इसको अधिक से अधिक प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। पेयजल की सुविधा या शौचालय की सुविधा ये सब विद्यालयों में अधिक से अधिक संख्या में प्रोवाइड किया जा रहा है और 90% से अधिक जो विद्यालय है उसमें इसकी सुविधा कराए जाने की कोशिश हुई है सरकार की तरफ से। अब अगर कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट और पर्यावरण की चिंता के संदर्भ में सरकार का जो काम रहा है तो उसको भी जरा देख लें क्या है। तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और करीब 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र का मृदा और नमी संरक्षण का कार्य के तहत उपचार किया गया। अर्थात 4436 हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है उसमें जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका उपचार किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कुल खर्च कितना हुआ? 6 से 94 करोड़ रुपया। बिहार में 2020 में जो कुल वर्षा हुई है वह 1385 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो निश्चित रूप से दीर्घकालिक औसत से लगभग 37% अधिक है। इसके अलावा एक और आप देख ले, इंद्रव्रज नामक एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है। किस लिए है? यह इसलिए है ताकि 20 किलोमीटर के दायरे में अगर बिजली गिरने की घटना हो तो 40 मिनट पहले इस ऐप के माध्यम से वज्र ऐप के माध्यम से लोगों को सूचना दी जा सके, क्योंकि राज्य में पिछले वित्त वर्ष में बिजली गिरने से कई मौतें हो गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार की आर्थिक अवस्था और इसमें डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनकी क्या स्थिति रही, उसका एक आपको झलक या विवरण प्राप्त हुआ इस आर्थिक सर्वेक्षण के एनालिसिस के माध्यम से। अब इस बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनाए हैं जो मैं आपको आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और कोई कमी आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच।